Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम स्किल्स की इस सीरीज में जो कि स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए बनाई गई है सॉफ्ट स्किल्स सब्जेक्ट के नाम से. द कोड इज BAS105205 and this is basically according to the very new syllabus which has just been released in November 2022. ओके सो हमने अपना कंप्लीट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया था. तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो टू दैट लेक्चर 1. दिस इज द पार्ट 2 बेसिकली. तो पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड दिस इज द पार्ट 2 जहां पे हम क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो अहेड. So let me just announce once again, this is a series which is specially designed for AKTU APJ Abdul Kalam Technical University BTech first year सॉफ्ट स्किल्स के लिए और BAS 105205 जो है ये इसका कोड है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो जनरली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में और मैक्सिमम इवन इफ आई टॉक अबाउट इंडोनेशिया पाकिस्तान देयर आर लाइक सो मेनी अदर कंट्रीज जहां पे सॉफ्ट स्किल्स का जो सब्जेक्ट या कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सब्जेक्ट चलता है वहां पे इनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है. ठीक है, तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी. Okay, before I move further, if you have not subscribed the channel, I would request you to kindly subscribe the channel because you will keep on getting the notification. मैं यहाँ पे केवल और केवल सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड भी वीडियोस डालता हूँ जिसमें आप अपनी वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर, अपनी स्पोकन इंग्लिश इन सब चीजों को भी इंप्रूव कर सकते हैं. ओके सो लेट्स मूव फर्दर एंड लेट अस स्टडी. सो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है व्हाट इज द सिलेबस. बेसिकली ये हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था. सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूनिट 1. इस यूनिट 1 के सिलेबस में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक है वो अभी हम चला रहे हैं. ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी. ये जो पार्ट 2 है इसमें हम दूसरा टॉपिक जो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द क्लॉजेस. तो आज हम क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये टॉपिक चल रहा है जो आपको बोल्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो पहले सेशन में हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, क्या होता है सेंटेंस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेजेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ फ्रेजेस. अगर आपको फ्रेज कहीं पे किसी सेंटेंस में किसी फ्रेज को पहचानना हो तो आप उसको कैसे पहचानेंगे. ठीक है, एंड देन हमने बताया कि फ्रेजेस आपकी 3 टाइप की होती हैं जिसमें नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. इन तीनों के बारे में हमने बेसिकली डिस्कशन किया था. तो अगर अभी आपने ये वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 को जरूर देखें. पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है. मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखें, तभी आप इस वीडियो को आगे अच्छे से समझ पाएंगे. क्योंकि देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए फ्रेजेस और क्लॉजेस को समझना बहुत जरूरी है. तो फ्रेजेस वाला पार्ट एक बार देख लीजिए, तब आप क्लॉजेस और फ्रेजेस में डिफरेंस दिखा पाएंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, पार्ट 1 को देखिए एंड देन कम बैक. बहुत छोटा सा पार्ट है वो, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है. राइट, तो आगे चलते हैं और हम क्लॉजेस को स्टडी करते हैं. सो टुडे द टॉपिक इज क्लॉजेस. आज हम क्लॉजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लॉजेस में देखेंगे क्लॉजेस क्या होती हैं, किस तरीके से क्लॉजेस को डिफाइन किया जाता है, कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है और किस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस में क्लॉजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपने क्लॉजेस को अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए कि अराउंड 75% से ज्यादा आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो क्लॉजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा. थोड़ा लंबा हो सकता है, मे बी लाइक अराउंड 45 मिनट्स, बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेरी completely. And also when I ask you to stop the video and do the exercise, प्लीज मेक श्योर यू डू द एक्सरसाइज. इसके अलावा भी जो एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल है और ये जो लेक्चर की पीडीएफ फाइल है ये भी आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकती हैं. आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इवन यू कैन कनेक्ट टू द व्हाट्सएप चैनल आल्सो. राइट, सो बहुत सारे मीडियम है जहां पे आप कनेक्शन लाइक वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन एक्चुअली यू कैन आस्क द डाउट्स, क्वेश्चंस, सजेशंस, व्हाटएवर यू वांट टू मेक. ओके, सो लेट अस जस्ट गो अहेड. तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि व्हाट इज अ क्लॉज. क्लॉज आखिर होता क्या है. सो अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. यानी आपके क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा.
दूसरी बात, मे और मे नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, यानी वो जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और इसी के बेसिस पे हम क्लॉजेस को डिफाइन करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो अब देखिए, समझिए यहाँ पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेज और क्लॉज में यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये बस समझिए। फ्रेज जब आपको मैंने बताया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक फ्रेज ऐसा होता है, या फ्रेज क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, नंबर वन, विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। यानी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, राइट। फ्रेज में एक सब्जेक्ट हो सकता है या एक वर्ब हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं हो सकते। लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ में होंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। नंबर टू, मे और मे नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, यानी एक क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, लेकिन फ्रेज के केस में क्या था कि वो कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो यहां पे ये बात हमें क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, या फिर ये क्लैरिटी आ गई है कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, और ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। तो क्लॉज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या मिली कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं शी प्लेज, तो क्या शी प्लेज एक क्लॉज है? देख लेते हैं। शी इज अ सब्जेक्ट, प्लेज इज अ वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्या इससे हमें सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है? यस, पूरी जानकारी मिल रही है, तो ये क्लॉज है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सेंटेंस है। यस, यही बात आपको अच्छे से समझनी है। अ क्लॉज इज जस्ट, यू कैन से, द स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट सेंटेंस। शॉर्टेस्ट सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो क्या सेंटेंस को क्लॉज बोल सकते हैं? नहीं। हर क्लॉज सेंटेंस होता है, नो डाउट, लेकिन हर सेंटेंस क्लॉज हो ये जरूरी नहीं है। वो क्लॉज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। एक सेंटेंस में अगर एक ही क्लॉज है तो सेंटेंस और क्लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हैं, तो एक सेंटेंस के अंदर कई सारी क्लॉजेस हैं, तो उस सेंटेंस को क्लॉज नहीं बोल सकते। लेकिन उस सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, उनको क्लॉज बोल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो एक क्लॉज, एक सेंटेंस हमेशा होता है, बट एक सेंटेंस हमेशा एक क्लॉज नहीं होगा, वो एक से ज्यादा क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज प्लेइंग। अगर आप ध्यान से देखें तो शी इज प्लेइंग में शी इज द सब्जेक्ट, प्लेइंग इज द वर्ब, राइट। तो ये अपने आप में एक क्लॉज है, क्योंकि शी इज प्लेइंग से मुझे मीनिंग भी क्लियर हो रहा है और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है। तो यहां पे क्लॉज नंबर वन हो गया ये। लेकिन हर ब्रदर इज स्टडीइंग, उसका जो भाई है, हर ब्रदर इज द सब्जेक्ट हियर, स्टडीइंग इज अगेन द वर्ब। तो यहां पे जो दूसरा क्लॉज है वो हर ब्रदर इज स्टडीइंग है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा सेंटेंस है, दिस कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस। इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं। तो क्या इस सेंटेंस को क्लॉज बोला जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर इन सेंटेंसेस को सेपरेट आउट कर दिया जाए, शी इज प्लेइंग, तो ये अपने आप में एक क्लॉज है, और अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए सेंटेंस से, तो वो अपने आप में एक सेंटेंस भी बन जाएगा। तो एक तरीके से एक सेंटेंस में अगर एक ही सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज भी कहलाएगा और सेंटेंस भी कहलाएगा। लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो वो क्लॉज नहीं कहला सकता, उसको केवल हम सेंटेंस बोलेंगे। क्लॉज केवल वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। शी, या, since he is a minor, since he is a minor, he cannot go inside. Since he is a minor, he यहाँ पे सब्जेक्ट है, माइनर इज यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्या ही इज अ माइनर जो है वो पूरा सेंटेंस का वो दे रहा है, मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग दे रहा है? सिंस ही इज अ माइनर, क्योंकि वह एक माइनर है, नहीं दे रहा। लेकिन हमें तो पता है क्लॉज दे भी सकता है सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर तरीके से, नहीं भी दे सकता। डिफरेंशिएट अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक क्लॉज हो गया। दिस इज द क्लॉज नंबर वन। And what about the second one? This is the clause number two. He can go, he cannot go inside. He is the subject, go is the verb. तो यहां पे इस सेंटेंस में भी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इस सेंटेंस के अंदर भी आपको बेसिकली दो क्लॉजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। वंस अगेन लेट मी समराइज।
एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर पूरा मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपका क्लॉज कहलाता है। एक सेंटेंस में अगर एक ही क्लॉज है तो वो सेंटेंस भी कहलाएगा और क्लॉज भी कहलाएगा। एक सेंटेंस में अगर दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हैं तो उस सेंटेंस को हम क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, बट क्लॉज नहीं कह सकते। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है? तो चलिए आगे चलते हैं। नोट्स। अ सेंटेंस एसेंशियली हैज वन क्लॉज बट कैन हैव मल्टीपल क्लॉजेस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक सेंटेंस में एक क्लॉज होना बहुत जरूरी है। बिना एक क्लॉज के सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर सेंटेंस में एक भी क्लॉज नहीं है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस से एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेपरेट आउट कर दें तो वो खुद में एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझते हैं। तो यहां से जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इस सिंगल स्टेटमेंट को यानी इस सिंगल स्टेटमेंट को आप अलग से लिख दें, रमेश इज इल, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ही सिंग्स, अगेन ही सिंग्स क्या है, एक पूरा क्लॉज भी है और एक पूरा सेंटेंस भी है। रमेश इज इल एक पूरा क्लॉज है। Therefore he cannot come today, यहां पे भी सब्जेक्ट है, यहां पे भी वर्ब है, तो ये भी आपका क्लॉज है। तो ये क्लॉज 2 हो गया, ये क्लॉज 1 हो गया और ये सेंटेंस हो गया जो कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 3 में देखिएगा, एज सुन एज आई सॉ हर, जैसे ही मैंने उसको देखा, आई इज द सब्जेक्ट, राइट, सॉ इज द वर्ब, राइट, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ये क्लॉज 1 हो गया। शी डिसअपियर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, सो क्लॉज 2 हो गया, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का कॉम्बिनेशन है और ये कंप्लीट सेंटेंस जो है दोबारा से हमने इसको दो क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस आपको मिले तो सेंटेंस में अगर आपको क्लॉज पहचाननी है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन पहचानना है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब में क्लैरिटी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, कुछ लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं पता होता, राइट। तो उस चीज के डिफरेंस के लिए आप अपना लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। लेक्चर 1 में मैंने ये बात क्लैरिटी के साथ बताई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप वहां पे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अगर हम क्लॉजेस के टाइप्स की बात करें बच्चों, नाउ यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, तो मेक श्योर कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्लॉजेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। आपको बताया था कि क्लॉजेस या क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। तो अगर वो दे रहा है तो ऐसी क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। यानी अगर कोई भी क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। लेकिन अगर कोई क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं है और उस वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो दो तरीके के आपके क्लॉजेस हो गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, या तो मेन क्लॉज बोल सकते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। सब ऑर्डिनेट मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट, या जिसको हम सेकंड लेवल का वो देते हो, आइडेंटिफिकेशन देते हो, वो बेसिकली सबऑर्डिनेट कहलाता है, राइट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या होते हैं ये, आइए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, एनी ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। वो तो क्लॉज में होता ही होता है, अगर एक क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होना ही होना है। नंबर 2, गिव्स कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग आपका मिलता है आपकी क्लॉज से, तो वही आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जनरली हम इसको जैसा भी हमारा मन करेगा हम बोल सकते हैं, बट जनरली प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से आप इसको जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क आई विल गिव यू अ चॉकलेट। नाउ सबसे पहले यहां पे आपका काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फाइंड आउट करने के लिए आपका काम होना चाहिए सबसे पहले क्लॉजेस फाइंड आउट कीजिए, इसमें कितनी क्लॉजेस है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है? जी हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे वर्ब है? जी हाँ, यहाँ पे वर्ब है। तो इसका मतलब क्लॉज 1 तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, आई विल गिव यू अ चॉकलेट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। विल गिव यू यहाँ पे वर्ब है, बिल्कुल है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बन गया आपका क्लॉज 2। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब जरा इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए, इन दोनों में से कौन कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट में इस वजह से कर रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए।
क्योंकि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या इतना सेंटेंस बोलने के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है? नहीं, राइट? तो क्योंकि आपको इस सेंटेंस को बोलने के बाद इस क्लॉज को बोलने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये आपका बेसिकली क्या होगा? ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि जो दूसरा वाला क्लॉज है, आई विल गिव यू अ चॉकलेट, क्या इसको पूरे तरीके से सेपरेट आउट किया जा सकता है? क्या ये पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है? तो ऐसा क्लॉज जिसको एक सेंटेंस की तरह सेपरेट आउट किया जा सके और जो पूरा कंप्लीट मीनिंग देता हो, वो आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जो आपका कंप्लीट मीनिंग ना देता हो, वो कहलाता है, या फिर किसी और के ऊपर, अपने मीनिंग के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करता हो, वो कहलाता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। यहां तक बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। अब यहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप वीडियो को पॉज कर रहे हैं और आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट? सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Let us just try to identify the independent clauses. Since she is a dentist, she can't treat a patient with headache. Since she is a dentist, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन ये पूरा मीनिंग क्योंकि सिंस लगा हुआ है, क्योंकि पूरा मीनिंग कंप्लीट यहाँ नहीं मिलेगा हमें। सो शी कांट ट्रीट अ पेशेंट विद अ हेडेक, ये हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है। तो दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, यू शुड नॉट लीव अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, अगर आप यहां पे देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो बेसिकली यहाँ पे दो हमारे पास क्लॉजेज है। पहला क्लॉज है हमारे पास यू शुड नॉट लीव, दूसरा क्लॉज है हमारे पास अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। लेकिन अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क अपने आप में पूरा नहीं है, राइट? जब तक कि आप अपना काम कंप्लीट ना कर लो, क्या इससे कोई कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसमें आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू शुड नॉट लीव। आप चाहें तो इस सेंटेंस को अलग निकाल के देख लें, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरीके से ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे बिकॉज ही डिड नॉट ये सब्जेक्ट है, स्टडी एट ऑल ये वर्ब है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं हमारे पास, एक तो है ही फेल्ड और एक है बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। लेकिन बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल को हम अलग निकाल के एक सेंटेंस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे इसी वजह से ही फेल्ड इज द कंप्लीट सेंटेंस, और रादर आई शुड से ही फेल्ड इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, आई वर्कड हार्ड सो दैट आई कैन लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब इज द वर्ब, एंड देन अगेन आई इज द सब्जेक्ट, लिव इज द वर्ब। तो यहाँ पे अगर देखें तो सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो क्लॉजेस हैं इसके अंदर। पहला क्लॉज है आई वर्कड हार्ड और दूसरा क्लॉज है सो दैट आई कैन लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। बट इंडिपेंडेंट कौन सा है? आई वर्कड हार्ड सो दैट आई कैन लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ, जिससे कि मैं एक शानदार जिंदगी जी पाऊं या प्रॉस्पेरस जिंदगी जी पाऊं, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिएगा, फिफ्थ एग्जांपल, इफ शी वर्क्स स्मार्ट शी कैन श्योरली अचीव इट। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो क्लॉजेस हैं इसके अंदर। इफ शी वर्क्स स्मार्ट, यदि वो सही स्मार्ट वर्क करती है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। शी कैन श्योरली अचीव इट, शी कैन श्योरली अचीव इट एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरीके से 6 में देखिएगा, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू इज द सब्जेक्ट, डू इज द सब्जेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट, यू इज द सब्जेक्ट, सॉरी यूज द सब्जेक्ट, डू इज द वर्ब, वट एवर यू वॉन्ट यूज द सब्जेक्ट एंड वॉन्ट इज द वर्ब। तो यहाँ पे अगेन दो क्लॉजेस हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, तो इस वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, राइट? ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। नाउ दैट वी आर हियर यू कैन लीव, now that we are here, not complete, you can leave is the complete sentence and that's why we can call it an independent clause. Subject plus verb दोनों है, subject भी है और verb है, use the subject, leave is the verb. Although I am the boss, you can give, or you all can give inputs, right? Although I am the boss, हालांकि मैं बॉस हूं,
क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। यू ऑल कैन गिव इनपुट्स, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब भी है और जिसके अंदर की आपका सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। नाइन्थ में इन केस आई डोंट कम बैक, यदि मैं वापस ना आऊं, क्या कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इन्फॉर्म द पुलिस, क्या सब्जेक्ट है? अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि समझ लीजिए ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंसेस पहले बताए थे और मैंने आपको बताया था कि इंपैरेटिव सेंटेंस में यू जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हिडन होता है तो इसमें सब्जेक्ट है। ओके, सो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इन्फॉर्म द पुलिस, इंपैरेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट यू जो कि छिपा हुआ है वो भी है और वर्ब यानी इन्फॉर्म भी है, तो इसी वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। बट इन केस आई डोंट कम बैक, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें इन केस नाम का एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है जो बेसिकली इसको इनकम्प्लीट बनाता है। तो अगर मैं वापस ना आऊं, अपने आप में कोई कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट क्लॉज या कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? इन्फॉर्म द पुलिस। As he wanted to participate, I didn't stop him. क्योंकि वो पार्टिसिपेट करना चाहता था। क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नहीं। I didn't stop him, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है इसके अंदर और वर्ब भी है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जैसे भी जो भी हमारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे आप हमसे ये बात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एनी ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, ऑफ कोर्स वो क्लॉज होगा। Important distinction between dependent and independent is does not give complete meaning or depends upon independent clause to give complete meaning। यानी वो या तो कंप्लीट मीनिंग देगा नहीं या फिर वो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। तो ये बात क्लैरिटी से हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, उसी को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट क्लॉज जनरली स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो डिपेंडिंग क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है वो बेसिकली हमेशा मैक्सिमम टाइम, जनरली बोला इसमें, जनरली वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। जनरली बोला है, हमेशा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क आई विल गिव यू अ चॉकलेट। ये एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई विल गिव यू अ चॉकलेट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, तो ये हमारी हो जाएगी इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये हमारी हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। राइट, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डिपेंडेंट को आप अलग से निकाल के सेंटेंस नहीं बना सकते। इंडिपेंडेंट को अगर आप अपने सेंटेंस से बाहर निकाल दें तो वो खुद में एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस फाइंड आउट कीजिएगा। देखिए, इंडिपेंडेंट, मैंने ये बिल्कुल वही एक्सरसाइज है जो अभी हमने 2 मिनट पहले की है। मैंने इंडिपेंडेंट फाइंड आउट की थी, इंडिपेंडेंट के अलावा जो भी बची है वो वहां पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताइएगा कि डिपेंडेंट कौन सी है। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं केवल इसमें डायरेक्टली हाईलाइट करूंगा कौन से डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी है, तो जो भी बचेगी वो डिपेंडेंट क्लॉजेस ही होंगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। पहले सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है सिंस शी इज अ डेंटिस्ट। दूसरे सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो है अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस जो है ही फेल्ड बिकॉज he did not study at all, because he did not study at all is the dependent clause. I worked hard so that I can live a prosperous life is basically again a dependent clause. Okay, so that क्यों, जिससे कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? I worked hard के ऊपर। And then if she works smart, this is the dependent clause. You can do whatever you want is the dependent clause. Now that we are here is the dependent clause. Although I am the boss, you can all give the inputs. Although I am the boss is the dependent clause. In case I don't come back is the dependent clause. And again, as he wanted to participate is the dependent clause. इनमें से किसी भी dependent clause को आप चेक कर लीजिए, वो 2 कंडीशंस पे खरा उतरेगा। नंबर 1, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जरूर होगा। नंबर 2, वो अपने आप में इनकम्प्लीट होगा, अपने आप में
इनकम्प्लीट होगा या फिर वो डिपेंडेंट होगा किसी चीज के ऊपर। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक कि आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन तरह की डिपेंडेंट क्लॉजेस हमारी होती हैं, ठीक है। तो उन तीनों तरह की डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो तीन तरह की कौन कौन सी डिपेंडेंट क्लॉजेस होती है? पहली क्लॉज होती है नाउन क्लॉज, दूसरी होती है एडजेक्टिव और तीसरी होती है एडवर्ब। अब यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दूं बच्चों, क्योंकि हमने फ्रेजेस जब पढ़ी थी तो फ्रेजेस में भी आपको याद होगा हमने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज पढ़ी थी, राइट। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फ्रेज और क्लॉज में बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है जो हम पहले ही बता चुके हैं। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है, लेकिन क्लॉज के अंदर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये मेजर डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये क्लॉज क्यों है, फ्रेज क्यों नहीं है। उस समय मैं आपको दोबारा से ये बात याद दिलाऊंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन को चेक कीजिए, क्या सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। अगर दिख रहा है तो क्लॉज है, और नहीं दिख रहा है तो फ्रेज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन क्लॉज की। सो व्हाट इज द नाउन क्लॉज? तो नाउन क्लॉज क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लॉज विच एक्ट्स लाइक अ नाउन। ऐसी क्लॉज जो नाउन की तरह काम करती हो, वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी नाउन क्लॉज, ठीक है। अ नाउन क्लॉज जनरली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, हु एंड वेयर। ऐसी क्लॉज जो आपके व्हाट, हु और वेयर का आंसर देती हो, वही बेसिकली आपकी नाउन क्लॉज कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। What you did was quite unforgettable। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं what was quite unforgettable, तो आप क्या बोलेंगे? What you did। So what you did ने एक आंसर दिया what का एक आंसर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गई? नाउन क्लॉज। लेकिन क्या ये नाउन क्लॉज है? कैसे पता लगेगा? चेक करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। What is the subject, did is the verb, बिल्कुल है। What you did एक डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। और नाउन क्लॉज केवल डिपेंडेंट क्लॉज ही हो सकता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, तो इसी वजह से ये एक नाउन क्लॉज हो गया। फ्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अगर खाली सब्जेक्ट होता या खाली वर्ब होता तो मैं इसको फ्रेज कह देता, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इस वजह से ये क्या होगा? ये बेसिकली एक क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा? डिपेंडेंट। व्हाट यू डिड नहीं समझ में आता, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है और डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट में भी कौन सा है? किस चीज का आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? नाउन क्लॉज, राइट। नाउन की तरह काम कर रहा है। इससे आप बेसिकली किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं या ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज कहलाता है। She said that James was preparing tea, right? James was preparing tea। अगर मैं आपसे पूछूं what did she say, तो आप बोलेंगे she said that James was preparing tea। तो ये that James was preparing tea क्या है? ये what का आंसर दे रहा है, right? So this complete is a noun clause। clause क्यों? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अच्छा, एक बात यहां पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी रिपोर्टेड स्पीच इज अ नाउन क्लॉज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप समझते होंगे अगर आपने कभी किए हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो होता है वही बेसिकली हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, राइट। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, वो हमेशा एक नाउन क्लॉज होता है, क्योंकि उसमें आप बता रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला था, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउन क्लॉज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? अ नाउन क्लॉज में बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। इफ, वेदर, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाई, राइट। व्हाई यहाँ पे दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो कंजंक्शंस हैं, जब भी आपके जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो आपकी इन कंजंक्शन से एसोसिएटेड हो, इन कंजंक्शंस के द्वारा उससे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ी होगी, तो ये बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, हुज, व्हाट, व्हिच एटसेट्रा, राइट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स कौन से होते हैं? व्हाट, व्हिच एंड हुज। ये आपको मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत डिटेल में अगेन दोबारा से नहीं जाना है। केवल हमें ये समझना है कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़े तो होंगे ना,
किसी ना किसी चीज से तो जुड़े होंगे, वही बेसिकली ये कंजंक्शंस हैं या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स हैं। आगे चल के आप कोरिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट देम। डोंट कंफ्यूज, just go very simply, okay? You will understand each and everything. Now let's just go to the example again. Which book I should choose is a big question. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं what is a big question or what is the big question, आप बोलेंगे which book should I choose is the big question। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये what का आंसर दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक नाउन क्लॉज होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो नाउन क्लॉज कहां से स्टार्ट हो रहा है, which, और which क्या है, which is basically a interrogative determiner। ओके यहाँ पे नीचे लिखा भी है विच इज एक्टिंग एज ए इंटरोगेटिव डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये आपके नाउन या नाउन्स जो होते हैं बेसिकली उनसे पहले लगते हैं और उनकी स्पेसिफिकनेस को या स्पेसिफिसिटी को बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक बुक के बारे में, कौन सी स्पेसिफिक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वही बेसिकली डिटरमाइनर्स होते हैं, राइट। तो डिटरमाइनर किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं। नेक्स्ट, आई वंडर्ड व्हाट ही वाज डूइंग। मैंने पूछा व्हाट यू वंडर्ड, आई वंडर्ड व्हाट ही वाज डूइंग। तो अगेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट। तो इस जिससे आप आंसर कर रहे हैं वही बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, वही आपका नाउन क्लॉज कहलाता है। स्टार्ट कहां से हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इट इज अगेन एन इंटरोगेटिव। यहां पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये डिटरमाइनर नहीं है। क्यों, पहले सेंटेंस में इंटरोगेटिव डिटरमाइनर इसलिए था क्योंकि उसके जस्ट बाद में एक नाउन आ रहा था, राइट। अगेन इसमें यहां पे जस्ट बाद में नाउन नहीं आ रहा है, तो ये नाउन से पहले नहीं है। व्हाट ये वाला नाउन से पहले नहीं है, और अगर नाउन से पहले नहीं है तो हम इसको इंटरोगेटिव डिटरमाइनर नहीं बोल सकते, हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। आस्क हर वेदर शी इज कमिंग, राइट। आस्क हर व्हाट, वेदर शी इज कमिंग। आंसर किसका, व्हाट का। कौन देता है, नाउन क्लॉज। कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेदर। वेदर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हैं या इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं या अपने दिमाग में रख पा रहे हैं, बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, ओके। राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉजेस। यहां पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्लॉजेस कौन से हैं, ठीक है। वंस अगेन पॉज द वीडियो, take a deep breath, look at the sentences and try to highlight the noun clauses. Noun clause क्या होते हैं, let me define once again. जो भी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा हो, अगर एक सिंगल वर्ड होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं, लेकिन अगर एक दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नाउन का काम करे तो हम उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। बकायदा उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हुआ और केवल वर्ब हुआ या केवल सब्जेक्ट हुआ तो फ्रेज हो जाएगा। क्लॉज चाहिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नाउन क्लॉज दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड देन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई एम राइट हियर, आई विल बी स्टार्टिंग इट। ओके, सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं और हम फाइंड आउट करते हैं कि नाउन क्लॉजेस इसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। What you did was quite unforgettable. ये तो हमने एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था what you did is basically the noun clause, क्योंकि ये आंसर दे रहा है what का। ये आंसर दे रहा है what का। क्या ये क्लॉज है, कैसे पता लगेगा, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये ऑफ कोर्स क्लॉज है। दैट्स व्हाई दिस इज अ नाउन क्लॉज। सेकंड, आई डिडंट रियलाइज दैट यू वर कमिंग विद अस, राइट। सबसे पहले हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज हमेशा या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन से या फिर इंटरोगेटिव डिटरमाइनर से स्टार्ट होगा। क्या इसमें कौन सा सेंटेंस है इसमें जो इंटरोगेटिव डिटरमाइनर या बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा दैट से स्टार्ट हो रहा है ये वाला सेंटेंस, दैट यू वर कमिंग विद अस। इस सेंटेंस को हाईलाइट कीजिए, दैट यू वर कमिंग विद अस। क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, नहीं, दैट यू वर कमिंग विद अस, तो इसका मतलब डिपेंडेंट है। क्या ये क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस, यू इज द सब्जेक्ट, वर्ब इज कमिंग, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये देखिए कि इसमें ये काम किस चीज का कर रहा है। आई डिडंट रियलाइज व्हाट डिड यू नॉट रियलाइज, आई डिडंट रियलाइज दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो जो व्हाट का आंसर दे रहा है वही बेसिकली क्या है, आपका नाउन क्लॉज। एक एक करके कोशिश कीजिएगा, पहले ये देखिएगा कि क्या क्लॉज है, क्या डिपेंडेंट है, क्या नाउन का काम कर रहा है, तीनों चीजों को चेक करना है, राइट।
The problem is that no one came to the party. The problem is what? What is the problem? You'll tell that no one came to the party. तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या दैट नो वन केम टू द पार्टी डिपेंडेंट है. यस, डिपेंडेंट है. अगर डिपेंडेंट है तो तभी तो नाउन क्लॉज होगा ना. उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, बिल्कुल है. तो ये आपका एक क्लॉज हो गया. और क्योंकि ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है दैट, तो ये आपका एक नाउन क्लॉज हो गया जो कि व्हाट का आंसर दे रहा है. इसी तरीके से नेक्स्ट फोर्थ में देखिएगा, द प्राइज विल गो टू हुएवर आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली. हु विल द प्राइज गो टू? हुएवर आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली. जो हु का आंसर दे रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हु, व्हाट, इनके आंसर देने वाले को हम, और वेयर, इनके आंसर देने वाले को ही हम जनरली नाउन क्लॉज बोलते हैं. ठीक है. सो हुएवर आंसर्स द क्वेश्चन, हुएवर इज द सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, और आंसर इज द वर्ब हियर. तो ये बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है, डिपेंडेंट भी है. तो ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और बेसिकली आंसर दे रहा है किसका? हु का. तो ये आपका एक नाउन क्लॉज हो गया. राइट. Do you know why the rainbow has 7 color in it? Do you know what? Do you know what? What do you know? You know why the rainbow has 7 colors in it. So why the rainbow has 7 colors in it? यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. वाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहली बात तो ये नाउन क्लॉज, मतलब ये डिपेंडेंट हो गया. राइट. डिपेंडेंट है, और ये क्लॉज है क्या? द रेनबो इज अ सब्जेक्ट, हैज इज अ स्टेटिव वर्ब हियर. तो यहाँ पे ये बेसिकली एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है. तो ये आपका एक नाउन क्लॉज है. इसी तरीके से शी कैन डू वट एवर शी लाइक्स. वट एवर शी लाइक्स इज द नाउन क्लॉज हियर. फ्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है. शी इज द सब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ब. राइट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉज कैसे हो सकता है? तो फ्रेज ही हो सकता है. इसी तरीके से नेक्स्ट में चलते हैं. दैट यू फॉरगॉट टू कॉल मी इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. राइट. व्हाट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग? आई एम सॉरी. What is quite disappointing? That you forgot to call me is quite surprising, is quite disappointing. तो what का आंसर कौन दे रहा है? That you forgot to call me. Okay. Subject और verb का combination है. You है subject, forgot is the verb. Yes. So it is the noun clause. I didn't realize what I had done. Right? What I had done. What did you not realize? I didn't realize what I have done. So what का आंसर कौन दे रहा है? What I had done. गेटिंग माई पॉइंट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? क्लॉज. कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट. कौन सा डिपेंडेंट? नाउन डिपेंडेंट क्लॉज. शी आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग विद देम. शी आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग विद देम. राइट. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इफ से स्टार्ट हो रहा है. ये सेंटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया. आई सब्जेक्ट है, सिंगिंग वर्ब है. राइट. किसका किस चीज का आंसर दे रहा है? शी आस्क्ड मी व्हाट डिड शी आस्क मी? if I was singing with them. Okay. तो ये इस तरीके से आपका नाउन क्लॉज हो गया. एंड द लास्ट सेंटेंस, I will give whoever answers the question correctly a prize. अब यहां पे ध्यान से समझिएगा. यहां पे एक चीज ध्यान से समझिएगा. यहां पे पहले ये देखिएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं कौन कौन से. ओके. I will give a prize is a independent sentence. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. डिपेंडेंट तो नहीं हुआ ना. राइट. तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? यहां पे ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि डिपेंडेंट क्लॉज केवल इतना है, whoever answers the question correctly. Right. Who I will give the prize? Who will I give the prize? The one who answers the question correctly. तो who का आंसर कौन दे रहा है? who का आंसर सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट दे रहा है. तो यहां पे जो नाउन क्लॉज होगा वो केवल इतना होगा. दिस विल बी द नाउन क्लॉज. ठीक है. क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस जो है आई विल गिव अ प्राइज, वो किसको प्राइज दिया जाएगा? उसका आंसर कौन दे रहा है? whoever answers the question correctly. So this is the noun clause. क्या इसमें सब्जेक्ट है? whoever itself is a subject. answers is the verb. yes. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है. क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नहीं. तो डिपेंडेंट हो गया. किसका काम कर रहा है? नाउन का. तो नाउन डिपेंडेंट हो गया. नाउन डिपेंडेंट कौन होता है? नाउन क्लॉज. Getting my point? So this is the way you can solve the exercise. So make sure that you are completing it yourself. Now let us go ahead and try to talk about the adjective or relative clause. What is an adjective and relative clause?
एक एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जैसे कि नाम से क्लियर है, अ डिपेंडेंट क्लॉज विच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसा क्लॉज या ऐसा स्पेसिफिक डिपेंडेंट क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। मॉडिफाई समवन, समथिंग, अ फ्रेज और अ क्लॉज और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को या किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, मॉडिफाई करना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देना। तो एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होगा, वही काम होगा, या तो वो किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी एक फ्रेज को या किसी एक क्लॉज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा या उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्रिमिनल इज अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम। ये हु कमिट्स क्राइम किसकी क्वालिटी बता रहा है, पर्सन की क्वालिटी बता रहा है। पर्सन क्या है, नाउन। अगर खाली यहां पे कोई ऐसा वर्ड होता, एक वर्ड होता जो पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, तो मैं उसको बोल देता कि वो केवल एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पे कितने वर्ड हैं, एक दो तीन। तो ये जो पूरा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, ये पर्सन की क्वालिटी बता रहा है। क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड है, तो मैं इनको एडजेक्टिव ना बोल के मैं इनको एडजेक्टिव क्लॉज बोलूंगा। क्लॉज क्यों बोलूंगा, फ्रेज क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट क्या है, हु, वर्ब क्या है, कमिट्स। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से तो क्लॉज बोला। अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव होता जिसमें सब्जेक्ट, ऐसा कोई मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना होता, तब भी वो पर्सन की क्वालिटी बता रहा होता, तो मैं उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल देता। क्लॉज इसलिए बोला क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। देखिए मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिफाइन करके चल रहा हूं, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, प्लीज मुझे मुझे आप टाइम स्टैम्प देके आप पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डिफाइन इन कमेंट्स। ओके। द बॉय हु लिव्स देयर इज अ थीफ। किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, बॉय की। क्या एक वर्ड क्वालिटी बता रहा है, नहीं, एक से ज्यादा वर्ड है, हु लिव्स देयर। ठीक है, जब किसी नाउन को डिफाइन किया जाता है या उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो एडजेक्टिव ही तो कर सकता है। लेकिन अगर सिंगल वर्ड होगा तभी तो एडजेक्टिव होगा। अगर एक दो या दो से ज्यादा वर्ड होंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या क्लॉज बनेगा। फ्रेज कब बनेगा, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना हो। क्लॉज कब बनेगा, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्या बन गया, क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज बन गया जी, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है बच्चों। An adjective clause generally starts with a relative pronoun and answers the question which one, how many, what kind. Relative pronoun से generally start होगा adjective clause। कौन कौन से होते हैं relative pronoun, who, whom, which, why, when, where, whose, that। ये सारे आपके क्या है, relative clauses। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जब हु हम कब यूज करेंगे, जब हम पीपल यानी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। हुम हम यूज करेंगे जब हम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। विच एनिमल एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए करेंगे। वाई रीजन देते टाइम करेंगे। व्हेन टाइम बताते हुए। वेयर प्लेस बताते हुए। हुज पोजेशन के टाइम पे। एंड पीपल एनिमल और थिंग, दैट जो है वो हर केस में यूज किया जा सकता है। वो मैं बताऊंगा दैट कहां पे यूज किया जा सकता है और कहां पे नहीं किया जा सकता। कभी कभी हम इसमें भी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि आंसर किसका मिलेगा हमें जनरली क्वेश्चन का, व्हाट काइंड, विच वन और हाउ मेनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो जनरली किसी ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को या किसी स्पेसिफिक फ्रेज या क्लॉज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात समझ लीजिए कि एडजेक्टिव क्लॉज जनरली दो तरह की होती है। हालांकि इसका आपका कॉन्टेक्स्ट कोई ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं। तो समझ लीजिए, दो तरह की आपकी एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जनरली लोगों को ये नहीं पता होता कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में कॉमा लगाना है कि नहीं लगाना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो यहां से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होती है विच आइडेंटिफाई, पिक आउट और डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब आप किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहे हो, तब वो आपका कहलाता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, हैव यू गॉट द बुक दैट आई गेव यू। यहां पे एक ही बुक की बात हो रही है और एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है।
हैव यू गॉट द बुक दैट आई गेव यू, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे ये हमने इसको दैट से स्टार्ट किया। ही इज एंगेज्ड टू अ गर्ल हु इज द डॉटर ऑफ एन एमएलए। यहां पे एक स्पेसिफिक गर्ल की बात हो रही है, स्पेसिफिक गर्ल, राइट? डॉटर ऑफ एमएलए, स्पेसिफिक गर्ल जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है। तो ये बेसिकली आपके रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गए। जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसमें आपके तीनों प्रोनाउन, तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस आपके यूज हो सकते हैं, दैट, हु एंड विच। जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है उसमें दैट, हु और विच तीनों यूज हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते। देखिए, द बुक दैट वॉज ऑन द टेबल इज माइन। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लोग क्या करेंगे कि कुछ लोग ना यहां पे कॉमा लगा देंगे, जो कि गलत है। कॉमा नहीं लगाना है, यहां पे आपको कोई कॉमा नहीं लगाना है। रिमेंबर दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझनी यहां पे बहुत जरूरी है। जस्ट अ मोमेंट, या तो यहां पे ये बात समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आपको रिस्ट्रिक्टिव में कॉमा नहीं लगाना। लेकिन जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव में आप कॉमा लगा सकते हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव कौन सी होती है? सिंपली प्रोवाइड सम फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन और थिंग। फॉर एग्जांपल, माय नेबर हु केम फ्रॉम इटली मेक्स वंडरफुल पास्ता। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी नेबर, राइट, हु केम फ्रॉम इटली। सो यहां पे स्पेसिफिक नहीं है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं हो रही है, राइट? द बुक विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल वॉज अबाउट एलियंस, राइट? जो बुक वहां पे लाई कर रही थी, आपको भी नहीं पता कि कौन सी बुक के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो स्पेसिफिक नहीं, राइट? अब यहां पे जब भी कभी हम नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो हमारी नॉन रिस्ट्रिक्टिव कहलाएगी। और उस नॉन रिस्ट्रिक्टिव की वजह से हम केवल वहां पे दो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हु एंड विच। दैट प्रोनाउन को यूज नहीं किया जा सकता, ये बात समझ लीजिए। नॉन रिस्ट्रिक्टिव के केस में दैट प्रोनाउन को यूज नहीं करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो है हमेशा सेपरेटेड बाय कॉमास होती है। तो एक सिंपल सा समरी यहां पे निकल के आती है, दैट से जब भी कोई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो रही हो उससे पहले कॉमा मत लगाइएगा बस, ठीक है? हु या व्हाट से पहले, हु या विच से पहले आप कॉमा लगा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टिव है नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लगा दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बट दैट से पहले कॉमा मत लगाइए। That is what I'm talking about. Okay, so I hope you understood it. Don't go into depth of it. बस ये समझ लीजिए कि हाँ, ये कॉमा वाली बात क्या है, दैट से पहले कॉमा मत लगाइए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी एडजेक्टिव क्लॉज को। अगेन सेम एक्सरसाइज, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पॉज द वीडियो, try to find out what are the adjective clauses. Okay, I hope that you are pausing the video and simply taking my instructions for serious. All right, so I hope you pause the video. Now I'm just going ahead and starting the solution of exercise. People who arrive late may not be admitted to the concert. यहां पे मेजर नाउन क्या है, राइट? यहां पे मेजर नाउन है हमारा पीपल, राइट? इस पीपल को डिफाइन कौन कर रहा है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हु अराइव लेट इज बेसिकली व्हाट? एन एडजेक्टिव। बट खाली एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता, तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, फ्रेज क्यों नहीं है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन, हैंड अप एवरीवन हु, अच्छा यहाँ पे हैंड्स एस लिखना भूल गए, हैंड्स अप एवरीवन हु वुड लाइक अ ड्रिंक, राइट? एवरीवन, एवरीवन के बारे में बात हो रही है, हु वुड लाइक अ ड्रिंक। तो ये हु वुड लाइक अ ड्रिंक जो है ये बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है? एवरीवन। तो एवरीवन को डिफाइन करने के लिए हम इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, राइट? एडजेक्टिव फ्रेज है कि क्लॉज है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सब्जेक्ट है। एंड वुड लाइक अ ड्रिंक वर्ब है, राइट? तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एवरीवन को डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से यू आर स्टार्टिंग डाउन अ पाथ विच कैन ओनली लीड टू हैप्पीनेस। अब पाथ को डिफाइन कौन कर रहा है? विच कैन लीड टू हैप्पीनेस। सो पाथ को डिफाइन कर रहा है दिस कंप्लीट स्टेटमेंट, विच कैन ओनली लीड टू हैप्पीनेस, राइट? तो यहां पे बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे विच, सब्जेक्ट यहाँ पे विच की तरह काम, विच यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ओनली लीड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अगेन, आई सॉ अ मैन टू whom you were talking yesterday.
टू whom you were talking. ओके, टू whom you were talking. वैसे yesterday भी इसमें ही आएगा, to whom you were talking yesterday. मैन को डिफाइन कर रहा है, मैन को एक्सप्लेन कर रहा है, to whom you were talking yesterday. Okay, so this is basically the adjective clause. Again, let us just try to see this. Is that the man you saw? अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रखा है. Sometimes relative pronouns are hidden. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें एक relative pronoun hidden है. कौन सा hidden है? सोचिए इस बात को जरा. Right? Let me tell you. Is that the man who you saw? Right? Is that the man who you saw? So यहाँ पे who you saw जो complete है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो मैन को डिफाइन कर रहा है. इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? राइट? यहाँ पे हु नहीं है, ये मैंने केवल आपको देख के बताया. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू सॉ विल बी द एडजेक्टिव क्लॉज. शी हैड लॉस्ट हर डायमंड रिंग विच आई गेव हर फॉर क्रिसमस. विच आई गेव हर फॉर क्रिसमस, ये किसको डिफाइन कर रहा है? रिंग को डिफाइन कर रहा है. अच्छा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो रहा है. यहाँ पे कॉमा लग रहा है तो ये क्या है? ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव है. राइट? नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, रिस्ट्रिक्टिव नहीं. खैर, which I gave her for Christmas. नाउन है, सॉरी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लॉज हो गया. और क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. राइट? कंबाइन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंगल वन यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन. राइट? रिलेटिव प्रोनाउन याद है ना, जितने भी क्वेश्चन वर्ड थे, और साथ में दैट. तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमें, यहाँ पे दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन, उनको हमें जोड़ के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. ना ये जोड़ने का जो काम है सिंथेसिस कहलाता है. बट जब आप जोड़ना सीखेंगे तभी तो आप ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे. ठीक है? तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकती है ट्रांसफॉर्मेशन में. तो समझने की कोशिश कीजिएगा. गो एंड सी द नर्स, शी विल चेक योर ब्लड प्रेशर. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी लोगों की बात करेंगे तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे यूज कर सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे हम इसको? गो एंड सी द नर्स हु विल चेक योर ब्लड प्रेशर. तो यहां से अगर आप इसको रिमूव कर दें, शी विल, और इसकी जगह आप लगा दें हु, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका बन जाएगा गो एंड सी द नर्स हु विल चेक योर ब्लड प्रेशर. सॉरी, विल को रिमूव नहीं करना है आपको केवल यहां पे शी को रिमूव करना है और फुल स्टॉप हटा देना है. हु विल चेक योर ब्लड प्रेशर. तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया. दूसरा सेंटेंस, दैट इज द नर्स, दैट नर्स चेक माई ब्लड प्रेशर. अब अगेन यहां पे इस दैट को रिमूव करके अगर आप हु लगा दें, दैट इज द नर्स हु, और दैट नर्स को कंप्लीट हटा दीजिए, हु चेक्ड माई ब्लड प्रेशर विल बी द कंप्लीट सेंटेंस. गेटिंग माई पॉइंट? Penguins are birds. Penguins cannot fly. Penguins are birds. Penguins cannot fly. जब हम पशु पक्षी एनिमल मतलब पशु पक्षियों को या फिर चीजों को जोड़ते हैं, चीजों के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं which. Penguins are the birds. यहां से penguin हटा दीजिए, which cannot fly. तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया. इसी तरीके से माई आंट इज कमिंग टू विजिट अस, शी लिव्स इन लंदन. ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक आंट की जो लंदन में रहती है. राइट? तो यहाँ पे आप इसमें दो तरीके से इसको बना सकते हैं. अगर आप इसको स्पेसिफिक तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप दैट यूज कर सकते हैं, और अगर आप नॉन स्पेसिफिक तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें हु यूज कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, माई aunt इज कमिंग टू विजिट. वैसे हु यहां पे ज्यादा सही रहेगा, हु लिव्स इन लंदन. राइट? माई aunt इज कमिंग टू विजिट हु लिव्स इन लंदन, या फिर माई aunt हु लिव्स इन लंदन इज कमिंग टू विजिट. गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं. द कोट वॉज हैंगिंग इन द हॉल, द कोट वॉज बैडली स्टेन्ड. अब यहां पे आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ के बनाएंगे. द कोट, और यहां पे आप लगाएंगे किसी स्पेसिफिक कोट की बात कर रहे हैं आप, विच वॉज हैंगिंग इन द हॉल, और इस द कोट को आप रिमूव कर दीजिए, वॉज बैडली स्टेन्ड. वंस अगेन, द कोट विच वॉज हैंगिंग इन द हॉल वॉज बैडली स्टेन्ड. पीपल नीड देयर कार्स, पीपल लिव इन द रूरल एरियाज.
पीपल, यहां पे आप लगाएंगे हु लिव इन द रूरल एरियाज नीड देयर कार्स. ओके, people who live in the rural areas need their car. Getting my point? And then we visited the farm Robert Burns once lived there. We visited the farm, यहां पे हम place की बात कर रहे हैं. Place. We visited the farm where Robert Burns once lived. There को यहां से हटा दीजिए. ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं. And then the professor of French was a tall, thin man. I forget his name. तो यहां पे हम कैसे बना सकते हैं? I forget the name of the professor of French who was tall, thin man. Okay, तो आप ऐसे लिख सकते हैं the professor of French. नहीं, इसको वैसे ही बनाएंगे. I forget the name of the professor who was a tall, thin man. I forget the name of the professor of French who was a tall, thin man. Getting my point? तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं. ये एक्सरसाइज मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दी थी जिससे कि आप रिलेटिव प्रोनाउंस को थोड़ा सा यूज करना सीख जाए. अगर आप ये कर पा रहे हैं देन दिस इज गुड. नहीं कर पा रहे हैं, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिएगा. 2 बार कोशिश करने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे. क्योंकि अभी हम यहाँ पे पूरी डिटेल में रिलेटिव प्रोनाउंस को तो नहीं समझ सकते, किस तरीके से हम सिंथेसिस कर सकते हैं वो भी नहीं समझ सकते. बट अभी हम जब देखेंगे, जब हम सिंपल से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे इनको यूज करने का एक प्रॉपर तरीका हमें आना चाहिए. राइट, तभी हम जोड़ पाएंगे सेंटेंसेस को. आगे चलते हैं. द थर्ड वन इज द एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज क्या होता है बच्चों? A dependent clause which acts like an adverb is called an adverb clause. जो एडवर्ब की तरह काम करे. एडवर्ब कौन होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है. ठीक है, एक वर्ड होगा तो एडवर्ब होगा, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो एडवर्ब क्लॉज होगा. किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव. व्हेन, वेयर एंड हाउ का आंसर जनरली आपको एडवर्ब क्लॉज से मिलता है. ठीक है, अबाउट अ सिचुएशन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई विल कम आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क. When will I come? After completing my work. और ये after completing my work किसको डिफाइन कर रहा है? कम, कब आओगे. राइट, आना कब है, आने की कंडीशन क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग माई वर्क. सो दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज. क्लॉज क्यों है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है. आई होप अब ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि हम इनको क्लॉज क्यों कह रहे हैं. तो चलिए यहां पे एडवर्ब क्लॉज के बारे में एक चीज और समझ लीजिएगा. एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो हमेशा जनरली हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, वो भी देख लेते हैं. डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड एज पर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस. एडवर्ब क्लॉजेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से या डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली टाइप ऑफ एडवर्ब्स के हिसाब से वो यूज होते हैं. कौन कौन से बेसिकली आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? तो आप इनको याद करने के लिए सीधे एक फ्रेज याद कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक वर्ड का कॉम्बिनेशन याद कर सकते हैं. एंड दैट इज बेसिकली ऑन अ वाइट बस. ऑन अ वाइट बस. ऑन अ वाइट बस एक फ्रेज है, एक एक्रोनियम है जो बेसिकली सारे जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको एक ही जगह पे डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उनको याद करने के लिए यूज किया जाता है. ओ से आप याद रख सकते हैं ओनली इफ, ओनली. एन मतलब नाउ दैट. ए से आपके बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जैसे कि ऑल्दो, आफ्टर, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो. ठीक है, यूज करेंगे सभी को तो नहीं, लेकिन अभी देखेंगे हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं. डब्ल्यू से आपका वेयर, wherever, when, whenever, whether, while, which, whether or not, whoever, and then whereas and why. Okay, and then H means how. I से in case, in order that. इसी तरीके से T से आपका स्टार्ट होता है though, then, and that. E से even though, even if, and then before and because, until, unless, since, so, that. So all these are the subordinating conjunction. लेकिन यहां पे हमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि इनको यूज कैसे करेंगे. यूज करने के लिए फिर हम
इनको देख लेते हैं कि हमें इन्हें यूज कैसे करना है। बेसिकली हम इनको दो तरीके से, मतलब हम इनको क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा एक एक करके हम देखते हैं। एडवर्ब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, राइट, अगर हम बात करें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की, तो जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। इट आंसर्स व्हेन, राइट। तो इसके लिए जो कंजंक्शंस आपके यूज होंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर यूज हो सकता है, एज सून एज जैसे ही, राइट, टिल यानी कब तक कोई काम होगा, until, whenever, now, that, before, by and while. All these are the subordinating conjunctions which are used in time. जैसे कि एग्जांपल आपको दिया हुआ है, I will come after completion of my work. जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा। तो यहां पे समय की बात हो रही है, कब आओगे, when will you come? I will come after completion of my work, right? तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर और ये जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको दिए हुए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ यूज होते हैं। इसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के साथ आपके दो अलग कंजंक्शन यूज होते हैं, वेयर एंड वेयर एवर। ओके, ये आपके प्लेस यानी जगह की बात बताएंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वेयर। पुट इट वेयर एवर यू वॉन्ट, तो आपने क्वेश्चन पूछा वेयर शुड आई पुट इट, आई आंसर पुट इट वेयर एवर यू वॉन्ट। ओके, सो दिस स्पेसिफिकली इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। तो वेयर एवर यू वॉन्ट, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के टाइम पे आप इस तरह के कंजंक्शंस को यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप इनको समझ लेंगे तो जिस समय आपको इनको कन्वर्ट करना होगा, जिस समय आपको बेसिकली एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जिस समय आपको कंजंक्शन यूज करने होंगे, उस समय आपको आसानी होगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जब आपको आंसर देना हो हाउ का, तो आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की कंजंक्शन जनरली यूज करते हैं, जैसे एज, as if, as though, how, however, like. Example, glue the pieces together as I showed you. इनको बिल्कुल वैसे ही चिपका दो जैसा मैंने आपको बताया था, राइट। तो as यहाँ पे बेसिकली आंसर दे रहा है कैसे, राइट। How should I glue them? Glue them as I showed you. In the same way, adverb clause of reason की अगर हम बात करें तो because, in case, seeing, seeing that, since, in order to. Okay, ये आंसर करता है why का। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई, राइट, रीजन, आई कांट स्टे एनी मोर बिकॉज इट इज गेटिंग लेट। व्हाई कांट यू स्टे एनी मोर? बिकॉज इट इज गेटिंग लेट। अगेन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की बात करेंगे, पर्पस बताना होगा किसी को, तो सच दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ओके, सो ये आप यूज कर सकते हैं। यहां पे भी आपको जो आंसर मिलेगा वो वाई का आंसर मिलेगा। यू मस्ट स्टडी सो दैट यू कैन परफॉर्म, यू मस्ट स्टडी सो दैट यू कैन परफॉर्म। अगेन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, राइट। तो यहां पे जब हम कंसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, बेसिकली जब हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जब हम बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कंसेशन कहलाता है। दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, हाउएवर, नो मैटर, व्हाट, हु, वेयर, एटसेट्रा, राइट। तो जैसे ऑल्दो आई नो हिम फॉर ईयर्स, हालांकि मैं उसको सालों से जानता हूं, बट आई हैव नेवर मीट हिज वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी से मैं कभी नहीं मिला हूं, राइट। तो ये चीजें जो है ये कॉन्ट्रास्ट है, हालांकि मैं जानता हूं बट नहीं मिला हूं। तो इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज जो है रिप्रेजेंट होते हैं। रिवील्स अ स्टेटमेंट विच कॉन्ट्रास्ट विद द मेन आइडिया, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जब हमें कंपैरिजन करना हो, देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेयर, एज और एज, तो यहां पे हम बेसिकली एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। यहां पे कंपैरिजन जब भी हम करेंगे तो हम इन सब कंजंक्शंस को यूज करेंगे, जैसे ही इज एज कनिंग एज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, वो उतना ही चालाक है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। कंपेयर समथिंग इन द मेन क्लॉज विद द समथिंग इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब मेन क्लॉज में जो कोई एक चीज होती है उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी एक चीज के साथ कंपैरिजन होता है, तब हम बेसिकली इस इन टाइप के कंजंक्शंस को यूज करते हैं। एंड देन कम्स योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, अज्यूमिंग दैट, जब आप किसी की कंडीशन बता रहे हो तब आप ये कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। यू कैन बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड फॉर इट, आप एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बन सकते हैं बस अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उसके लिए मेहनत करें, ठीक है। तो ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज के ऊपर, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है।
और इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और हम कोशिश करते हैं इसमें एडवर्ब क्लॉजेस को फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बेसिकली इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप चेकआउट करें कि क्या आप एडवर्ब क्लॉजेस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं तो अदरवाइज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, ऑलराइट, सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। लेट अस गो अहेड एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। लीव द शूज वेयर एवर यू वांट। नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देखिएगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेयर एवर यू वांट। तो वेयर एवर यू वांट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, सॉरी क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, और ये किसके, शूज को क्वालिफाई कर रहा है। सॉरी, ये लीव को क्वालिफाई कर रहा है, लीव को क्वालिफाई कर रहा है। तो कहां पे लीव करना है, वेयर एवर यू वांट। तो दिस इज बेसिकली एन एडवर्ब क्लॉज। गेटिंग माई पॉइंट? आई कीप ऑन राइटिंग AC ओनली। ठीक है, आई एम नॉट लिविंग टिल आई नो द ट्रूथ। टिल आई नो द ट्रूथ, आई एम नॉट लिविंग टिल आई नो द ट्रूथ। तो टिल जो है अगेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, किसको डिफाइन कर रहा है, लीव। आई एम नॉट गोइंग टू लीव टिल आई नो द ट्रूथ। तो अगेन दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। यू मस्ट डू इट एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू। एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू किसको डिफाइन कर रहा है, काम को, डू, राइट। एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज क्यों है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए इसको, मैं पहले ही कई बार डिफाइन कर चुका हूं। आई जस्ट गो डायरेक्टली इन ऑर्डर टू सेव टाइम। सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इस वजह से हमने इसको क्लॉज बोला। एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। अब यहां पे बताइए वाई वी डिसाइडेड नॉट टू गो, वाई का आंसर कौन दे रहा है, वाई का आंसर दे रहा है एज इट वॉज रेनिंग। और ये किसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, गो को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, या नॉट गो को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, एज इट वॉज रेनिंग। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन आपका एडवर्ब क्लॉज, द येलो पार्ट। टेक एन अम्ब्रेला सो यू डोंट गेट वेट। टेक एन अम्ब्रेला, वाई शुड आई टेक अम्ब्रेला, सो यू डोंट गेट वेट। ओके, तो ये टेक को डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज। Next sentence, even though the sun was shining, it was still very cold. Okay, so subordinating conjunction even though से start हो रहा है ये sentence, right? और यहाँ पे contrasting ideas है, और contrasting ideas होने की वजह से ये यहाँ पे हम concession वाला जो है basically subordinating conjunction use कर रहे हैं। So even though the sun was shining is the adverb clause. I am going whether you come with me or not. So whether you come with me or not, going को define करने की कोशिश कर रहा है। So obviously this is an adverb clause. She plays chess better than her father does. Better than her father does. So यहाँ पे ये जो better than her father does है, comparative degree प्लस देन जो है यहां से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे बेसिकली आपका ये कंप्लीट एडवर्ब क्लॉज। आई विल कम इफ शी इनवाइट्स मी। इफ शी इनवाइट्स मी ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ शी इनवाइट्स मी, सो ऑफ कोर्स दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज। एंड देन एज द फॉरेस्ट श्रिंक द डेजर्ट एडवांस। व्हेन द डेजर्ट एडवांस, और या लाइक व्हाई द डेजर्ट एडवांस, हाउ द डेजर्ट एडवांस, एज द फॉरेस्ट श्रिंक। सो एज द फॉरेस्ट श्रिंक जो है वो अपने आप में एक एडवर्ब क्लॉज है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से हम एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन करेंगे, राइट? तो एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है। सो नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू कम टू द समरी पार्ट, व्हाट वी डिड। सो स्टार्टिंग से हमने क्लॉज के बारे में जानकारी ली कि हमारा क्लॉज क्या होता है। आई टोल्ड यू व्हाट द क्लॉज इज। आई टोल्ड यू कि क्लॉज में हमेशा दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है। जो क्लॉज थी, फिर हमने पता लगाया कि हमारी क्लॉज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दो तरह की क्लॉज जनरली आपको मिलती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि खुद में एक सेंटेंस होता है, जिसको अगर आप अलग से निकाल के रख दें तो वो खुद में कंप्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, और वो इंडिपेंडेंट के ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया
कि आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो फर्दर आपकी तीन पार्ट में या तीन टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है। एक होती है आपकी नाउन डिपेंडेंट क्लॉज या फिर नाउन क्लॉज, एक होती है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज और एक होती है आपकी एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वो होती है जो नाउन की तरह काम करती है, एडजेक्टिव क्लॉज वो होती है जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है और एडवर्ब क्लॉज वो होती है जो एडवर्ब की तरह काम करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो सिंपल नाउन व एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं वो सिंगल वर्ड्स होते हैं, बट क्लॉजेस के केस में वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। बट क्लॉज वो तभी होगा जब वहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। सो आई होप कि आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल विच वी डिस्कस्ड। अगर किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं है तो मेक श्योर आप दोबारा से उस चीज को देखें। अगर तब भी आपको कोई डाउट रहता है या देयर इज एनी क्वेश्चन विच यू रियली वांट टू आस्क मी, आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और you can connect me on Telegram, you can connect me on WhatsApp, right? And you can also connect me on Facebook page. So all the three things are given in the description box. Make sure you are simply connecting with me over there. Also remember, if you really want to download the notes, if you really want to just get the notes all together, make sure you are downloading the notes from टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो आपको completely मिल जाएंगे। उसके जो लिंक है, जो ड्राइव का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, एंड देन डेफिनेटली यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम देयर। नोट्स भी, एक्सरसाइज फाइल्स भी मैं आपकी कुछ अपलोड करूंगा जब सॉल्यूशंस के साथ, तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो देयर विल बी अ गुड मटेरियल आउट देयर, मेक श्योर you are making use of it. Okay, so once again guys, if you actually like the content, please do comment, do tell me what you think about the content. If there are any suggestion you want to give me, make sure you put the suggestion in, and please do not forget to subscribe, because if you do not subscribe you will not be getting the links to the new videos automatically. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सारे लिंक्स आपके वीडियोस के खुद ब खुद आपके पास आते रहेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग, बिकॉज वंस अगेन दीज आर नॉट द ओनली वीडियोस। ये वीडियोस नहीं है, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इंप्रूव करें, सो इन दैट सिचुएशन दिस चैनल, I'll keep on just posting a lot many videos, vocabulary development, spoken English, and a lot of things that will definitely help you out in placements, will help you out in becoming a good communicator. Okay, and also do not forget to share with your friends, because if you will just share it, of course, it will definitely help other people too, right? So once again, thank you so much for watching this video. See you in the next video. Have a good day ahead.